कि जब भी कभी आपको हार मिल रही हो तो समझिए ये आपके विश्राम का समय है। आप आराम लीजिए, पॉज कीजिए अपने आप को, एनर्जी को रिकलेक्ट कीजिए और दोबारा से अपने जीवन के इस जिंदगी के महासंग्राम में कूद जाइए। अगर ये जिंदगी सफलता के उस मुकाम पर आपको लेकर जाती है और इसके लिए 2-4 बार रुकना पड़े, एनर्जी को रीजनरेट करना पड़े या रिन्यूमरेट करना पड़े, तो आप कीजिए उसको। हार को कभी भी अपने जिंदगी का सबसे आखिरी पल नहीं मानना है, इसको बस एक विश्राम मानना है, पड़ाव मानना है। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन का आज इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन क्या है आप लोगों को पता है, और 12th क्लास की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं आपको बात करूं तो 12th क्लास में एक्चुअली में सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट इज सॉल्यूशन। और हाँ, मैं क्या कह रहा था कि 12th क्लास के अंदर में आपको जिस सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब है कि यहां पे सिर्फ एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है बच्चा, तो 12th क्लास का पूरा सिलेबस बाइनरी सॉल्यूशन पे बेस्ड है, इस बात को याद रखिए। चलिए आते हैं सॉल्यूशन कहेंगे किसको। सॉल्यूशन का नाम आप तभी देंगे, याद रखिएगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर कहते हैं जब एक से अधिक सब्सटेंस किसी भी रेशियो या प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर के कुछ बना देते हैं, कोई सब्सटेंस नया सब्सटेंस प्रिपेयर होता है, दैट इज मिक्सचर। दो प्रकार का होता है, होमो और हेट्रो। तो हेट्रो वाले के साथ क्या कंडीशन है कि इसका कंसंट्रेशन हर जगह सेम नहीं होगा। कंसंट्रेशन क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। अगर सीधा सीधा बात करें तो यानी जैसे पानी के अंदर में मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ वाटर है और इस वाटर के अंदर में आपने शुगर के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स को आपने डिजोल्व किया, ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर में आपको जो है वो कम मीठा लगेगा और नीचे में ज्यादा मीठा लगेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसकी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, यानी कि जो सॉल्यूट इसके अंदर हमने डाला वो काफी अच्छे तरीके से पूरे सॉल्वेंट में घुल चुका है और उसका अमाउंट पूरे सॉल्यूशन में एक समान है। तो जब सॉल्यूट का अमाउंट पूरे सॉल्यूशन में एक समान होता है उसी को हम लोग यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे मिक्सचर जिसका कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो, जिसका कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो, याद रखिएगा, जिसका कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो उसी को आप होमोजीनियस का नाम देंगे। याद रखिएगा इस बात को। तो यानी दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को यदि आप मिलाते हैं और मिलाने के बाद वो कैसा मिक्सचर तैयार होता है, होमोजीनियस, इसका मतलब है कि उसको आप क्या नाम देंगे? सॉल्यूशन का नाम देंगे। बिना कोई ज्यादा चर्चा किए हुए, ये थोड़ा सा पीछे भाग गया है, कोई बात नहीं। सॉल्वेंट किसको कहेंगे? जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसका अमाउंट छोटा होगा सॉल्यूशन में, जिसका अमाउंट छोटा होगा उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। जिसका अमाउंट बड़ा होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे, जिसका अमाउंट छोटा होगा उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉल्यूशन क्या है पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों को। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ये थोड़ा वीडियो आप इसको समझ लीजिएगा। ये कुछ जो अभी हमने शुगर वाला बताया था ना बात, उसी का यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, एडजस्ट विद इट। हाँ, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है? तो हम लोग जो सॉल्यूट है और आपका जो सॉल्वेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिएगा, सॉल्यूट को आप डिस्पर्जिंग फेज भी कहते हैं, डिस्पर्जिंग फेज, और सॉल्वेंट को आप डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये भी दे सकता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्लियर है। अब देखिए, जो नेचर सॉल्वेंट का होगा वो सॉल्यूशन उसी नाम से जाना जाएगा, ये बात याद रखिए।
जिस नेचर का सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूशन उसी नाम से जाना जाएगा। अगर सॉल्वेंट इन तीनों में गैसियस है तो सॉल्यूशन का नाम गैसियस होगा। अगर इन तीनों में सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन का नाम लिक्विड होगा। इन तीनों में सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन का नाम सॉलिड होगा। एग्जांपल देखिए फटाफट बिना देर किए हुए। गैस में गैस मिल गया, जैसे O2 और N2 मिलके NO2 बना दिया, तो ये किसका एग्जांपल है? गैस यस सॉल्यूशन का, क्योंकि लिक्विड भी गैस है। गैस के अंदर में क्या आपने मिलाया है? लिक्विड को डिजोल्व किया है भाई साहब, यानी लिक्विड का अमाउंट छोटा, गैस का अमाउंट बड़ा है। क्लोरोफॉर्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। गैस के अंदर में आपने सॉलिड मिलाया, कैम्फर का नाम आपने सुना होगा, कपूर। कपूर में नाइट्रोजन गैस, आप गैस की नाइट्रोजन गैस में आप कपूर का जो कैम्फर होता है उसको आप डिजोल्व कर सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन पे आते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में हम गैस को डिजोल्व करते हैं, जैसे कि वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है और जिसकी वजह से पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ जिंदा रह पाता है। लिक्विड में लिक्विड डिजोल्व करें, बहुत सारा सॉल्यूशन है। और बाकी तो आपसे बढ़िया और कौन जान सकता है। बिहार में बंद चल रहा है, बाकी जगह चालू है, और भी एक दो स्टेट में बंद है। वो जो लाल वाला पानी जो आप लोग बनाते हैं, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इथेनॉलवा जी जानते हैं ना। चलिए, सॉलिड मिला रहे हैं लिक्विड में, अभी शुगर और पानी का चर्चा किए हैं। चलिए लास्ट में बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन के ऊपर। सॉलिड सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे, सॉलिड वापस से हमारा सॉल्वेंट है और सॉलिड में मिला क्या रहे हैं भैया? गैस को। अरे ससुरा, ये कैसे एग्जाम्पल हो सकता है? हो सकता है भैया, बिल्कुल हो सकता है। जो आपका पीडी है, पीडी किसको बोलते हैं जी? व्हाट इज पीडी? पीवी तो लीड होता है। दिस इज योर होमवर्क। फाइंड विच काइंड ऑफ एलिमेंट इज पीडी। 12वीं में चले गए हैं, डीएनए ब्लॉक आएगा अभी, उसी पे चर्चा होगी अभी। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। पीडी में हाइड्रोजन गैस आसानी से डिजोल्व हो जाता है। सॉलिड के अंदर आप लिक्विड मिलाते हैं, जैसे कि मरकरी का जो ओर्स होता है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल। मरकरी क्या है भैया? तो मरकरी एक छोटा सा अमाउंट है, ठीक है ना। लिक्विड फॉर्म में मरकरी पाया जाता है, लेकिन सोडियम तो सॉलिड फॉर्म में है। सोडियम और मरकरी एक साथ एग्जिस्ट करता है ओर्स के रूप में। सॉलिड में सॉलिड, दुनिया भर का एलवाई का नाम आप सुने हैं, जितने भी एलवाई हैं इसका वो एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो मोटा मोटी तौर पे अगर हम बताएं तो 3 ही प्रकार का सॉल्यूशन है, लेकिन उस 3 प्रकार के सॉल्यूशन से टोटल 9 प्रकार के सॉल्यूशन बने बचवा। और याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बंधुओं, इस 3 प्रकार में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा आपको करनी है वो करनी है लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड में गैस की बात होगी, लिक्विड में लिक्विड की बात होगी, लिक्विड में सॉलिड की बात होगी। कोई दिक्कत? यानी हमारा पूरा जो सिलेबस होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन पे बेस्ड होगा, बस इतना याद रखिए। देखिए कैसे हम सिलेबस को छोटा छोटा करते जा रहे हैं। मैंने क्या बोला पहले? बाइनरी सॉल्यूशन पे बात होगा पूरे 12वीं क्लास में। बाइनरी मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। फिर मैं अभी क्या बोल रहा हूं? मैं अभी आपको 3 सॉल्यूशन बताया, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तीनों में जो हमारा सिलेबस है सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन पे बात करेगा, यानी लिक्विड के जो 3 प्रकार हैं उस पर हम बात करेंगे। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड जो आपके पास में है वो है हमारा डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। ठीक है ना, आपको भी मालूम है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, वो अभी हमने बताया था कि बताएंगे आपको। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात, जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन हम कहते हैं, अच्छा यहां देख लीजिए तो है, ओके। कंसंट्रेशन का मतलब है amount of solute present in the solution, present in the given amount of solution, given amount of solution। इतना बात समझ में आ गया? जो भी आप एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से जो भी आप सॉल्यूशन बनाए, उस सॉल्यूशन में
जो भी अमाउंट बना, जितने भी अमाउंट का सॉल्यूशन बना, उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, इसी को आप कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। कंसंट्रेशन को हम कई तरीके से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मास परसेंटेज की बात करेंगे तो आपको हम बता दें कि जब हम मास परसेंटेज की बात करेंगे ना भैया, तो मास परसेंट का मतलब ही हो जाता है, मास परसेंट का मतलब होता है कि मास ऑफ, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, गलती से यहाँ सॉल्यूट कर दीजिए, कंपोनेंट है, गलती नहीं है, कंपोनेंट लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसका भी आपका मास परसेंट निकालना हो, अगर मान लीजिए मास परसेंट आपका निकालना हो सॉल्यूट का, तो ऊपर में किसका मास रखेंगे, सॉल्यूट का रखेंगे, बस सिंपल सा बात है, और नीचे में मास कर देंगे सॉल्यूशन का। कोई दिक्कत है जी? और गुना में 100 परसेंटेज निकालना है। अगर यहीं पे सॉल्वेंट निकालना होगा आपको, तो क्या कीजिएगा, सॉल्वेंट के लिए आप क्या कीजिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट और बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन और गुना में 100 कर दीजिएगा। यस और नो? दैट गिव्स द मास परसेंट ऑफ द ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट है मास परसेंट के लिए वॉल्यूम परसेंट, सेम टू सेम बात। क्या करेंगे भैया, मान लीजिए कि सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को ऊपर कर देंगे, अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ऊपर कर देंगे, नीचे वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, गुना में 100, 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। चलिए बिना बात को ज़्यादा डिसमिस किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट। ओके, ओ डार्लिंग कहाँ जा रही हो जी? वेट वेट वेट, मेरा बचवा सब इंतजार कर रहा है तुम्हारा, तुम भागे जा रही हो, भागे जा रही हो। यस, एक और चीज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये बड़ा बढ़िया चीज है। मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जिसका भी मान लीजिए मास बाय वॉल्यूम निकालना हो आपको, जिसका भी निकालना होगा, ठीक है, जिसका भी आपको निकालने के लिए कह दे, मान लीजिए कि आपको कह दिया कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट आप निकालिए सॉल्यूट का, तो आप ऊपर में लिख दीजिएगा मास ऑफ, ऊपर में आप लिख दीजिएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बेटा सॉरी, बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। तो यही कहला गया आपका, क्या कहला गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, याद रखिएगा, इसी को आप कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन, इसको भी बड़ा अच्छे से समझिएगा। पार्ट्स पर मिलियन यानी कहने का क्या मतलब है, ppm, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, इसीलिए यहाँ पे हम ले लेंगे 10⁶। 1 लाख में एक 5 जीरो होता है ना जी, तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 6 जीरो हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, मान लीजिए कि पर 10 लाख यूनिट में किसी कंपोनेंट का अमाउंट कितना है, और जनरली पीपीएम का उपयोग हम लोग एयर पॉल्यूटेंट्स को मेजर करने में करते हैं, जान लीजिए, या एयर का जो पार्टिकल है उसको मेजर करने में करेंगे। मान लीजिए कि हमने 10⁶ यानी कि 1 मिलियन एयर पार्टिकल्स को हमने कलेक्ट किया। कितना किया भैया, 1 मिलियन एयर पार्टिकल। जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत लोग को पीपीएम समझ में नहीं आता है। 1 मिलियन एयर पार्टिकल कलेक्ट किए, और उस 1 मिलियन के अंदर में अगर आपके पास में मान लीजिए कि 1 लाख, कितना, 1 लाख का मतलब कितना भैया, 10⁵ सिर्फ नाइट्रोजन था। कितना था, 10⁵ सिर्फ नाइट्रोजन था। तो यानी कि नाइट्रोजन का अगर पीपीएम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, अगर नाइट्रोजन का निकाल लें तो 10⁵ यहाँ आ गया। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, हम तो 10⁶ ही लिए, तुम ज्यादा भी ले सकते हो। तो 10⁶ अगर यहाँ लेंगे, जरा देखिए तो ध्यान से, 10⁶ यदि यहाँ हम लेंगे तो 10⁶ से 10⁶ कट जाएगा, यानी कितना पीपीएम आ गया आंसर भैया, ये आ गया। कोई दिक्कत? फिर से एक बार ध्यान से समझ लो, पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन,
यानी हर 1 मिलियन ऑफ दी सॉल्यूशन में कितना किसी उसका सॉल्यूट का जो भी सॉल्यूट उसमें मिला हुआ है उसका कितना अमाउंट घुला हुआ है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। चलिए नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो आ रहा है ना भैया लोग, कि भूल गए हैं सब? वैसे भूलना नहीं है, याद रखिएगा। मोल्स की जब हम बात करते थे तो लिखते थे गिवन मास, जो भी मास दिया हुआ है, बाय में मोलर मास, यही ना जी, दैट रिप्रेजेंट्स मोल्स, यस और नो। तो अभी देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, मान लीजिए को कुछ मास उस दे दिया तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट यू सी, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि लेट यू सी, मैं आपको मोल फ्रैक्शन बता रहा हूँ। कोई सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है, ए बी और सी। ए का 3 मोल है, बी का 4 मोल है, सी का 5 मोल है, और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, ए का और सी का, तीनों का। मोल फ्रैक्शन का मतलब ही है कि ये किसी सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्युबिलिटी को या उसके कंसंट्रेशन को फ्रैक्शन के तौर पे बताता है, बस इतना समझिएगा आप, ठीक है। यानी कि इट इज अ रेशियो इन बिटवीन एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द टोटल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए ए का निकालना है तो हम 3/12 कर दिए, बी का निकालना है तो हम क्या कर दिए 4/12, और सी का निकालना है तो हम कर दिए 5/12। अब जब आप इन तीनों को ऐड करिएगा तो देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/3, ये आ गया 5/12। सबको जब आप ऐड कीजिएगा तो मोल फ्रैक्शन का मान 1 आना चाहिए। किसी सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर आना चाहिए, और अगर आ गया तो इसका मतलब है कि आप सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बिल्कुल सही निकाले हैं। यानी कि XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, यानी 1/4 प्लस 1/3 प्लस 5/12। देखिए सब कैल्शियम क्या आ गया 12, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, फिर से 12/12, यानी क्या आ गया आंसर 1। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का सारे कंपोनेंट का सम 1 के बराबर आना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नया टॉपिक पे बात करते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी पे बात करेंगे हम लोग पहले, और मोलैरिटी में सबसे पहले तो आप इस बात को समझिएगा कि मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। क्या इसको कहेंगे मोलैरिटी, कैसे याद रखेंगे इसको भी समझिए। लास्ट में क्या लगा हुआ है, रिटी। रिटी वर्ड लीटर से बना हुआ है, आप ऐसे समझिएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, बस इतना याद रखिएगा डेफिनेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। यानी मोलैरिटी का अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यूनिट भाई, मोल पर लीटर, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है, मास के तौर पे दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, गिवन मास बाय इसको आप ले लीजिएगा मोलर मास, और गिवन मास में मोलर मास हो गया और गुना में वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये मोलैरिटी को। इसी में एक और टर्म आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी किसको लीजिएगा, मोलैलिटी को आप छोटा वाला m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को किससे कर रहे थे, कैपिटल M से, ठीक है। तो मोलैलिटी हो गया छोटा, मोलैलिटी हो गया स्मॉल m, और मोलैरिटी हो गया कैपिटल M। कैसे, देखिए मोलैलिटी, यहाँ लीटर आ रहा था तो लीटर में ले रहे थे, लेकिन मोलैलिटी को पर केजी सॉल्वेंट में तौलेंगे। यहाँ सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपने कुछ सॉल्वेंट लिया, शुरू में तो आप सॉल्वेंट ही लेते हैं, जब उसमें आप सॉल्यूट मिलाते हैं तब ना वो सॉल्यूशन बनता है। तो इसलिए आप जब भी मोलैलिटी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में क्या कीजिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट,
mass of solvent in 1 kg, that is called मोलैलिटी। यानी कि किससे रिप्रेजेंट होगा, छोटा m से। क्या वैल्यू, इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी, याद रखिएगा, मोल पर केजी। कोई दिक्कत है, यहां तक में कुछ भी दिक्कत है तो जरूर बताइए। ओके, एक सो नाउ एक और टर्म जो आपके पास में है, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक तरीका है। नॉर्मेलिटी में हम लोग लेते किसको है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो दैट रिप्रेजेंट्स द नॉर्मेलिटी। यूनिट क्या होगा इसका, केजी पर लीटर। अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें, जहां पे कि बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास है 98 और जब हम इसके ग्राम इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे तो ये एक एसिड है, आपको पता है। किसी भी एसिड की क्षमता को हम लोग नाम देते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, और किसी बेस की क्षमता को रिप्रेजेंट के लिए हम लोग नाम देते हैं एसिडिटी ऑफ अ बेस। तो H2SO4 का जो बेसिसिटी है वो 2 है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन आयन वाटर में डिसोसिएट करेगा। तो 98 को 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास में 49 और 4 यानी सॉरी 45 और 4 यानी कि 49 है। That is the gram equivalent mass of H2SO. As similar as you can find the gram equivalent mass of MgOH का whole 2. Their molecular mass is 24 plus 32 plus 2, यानी कि 34 और 24 हो गया आपका 58। कितना हाइड्रोक्साइड वाला आयन है इसके पास, 2। वाटर में 2 हाइड्रोक्साइड आयन ये डिसोसिएट करेगा, तो 2 से इसको भी डिवाइड कर दो। कितना आ गया जी, 29। दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ MgOH का होल। मे आई होप यू विल अंडरस्टूड। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बतलाना चाहूंगा, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में रखना है। क्या, the relation between molarity and molality and the relation between normality and molality, ये आप कमेंट में हमको करके बताएं। जिनको भी कंफ्यूजन लगेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं इसके रिलेशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करें, हमसे पूछें, मैं आपको रिलेशन अच्छे से डिराइव करके भी बताऊंगा। लेकिन आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया सॉल्यूशन क्या है, दूसरा मैंने आपको सॉल्यूशन के टाइप्स के ऊपर चर्चा करी, और तीसरा मैंने आपको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किन किन तरीकों से मेजर किया जाता है उसके बारे में मैंने बताया। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मैंने कंसंट्रेशन के तरीकों को बताया उसको आप फर्दर सबको एक साथ 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, कुछ ऐसे तरीके हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और कुछ ऐसा तरीका है जिस पे टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। और सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि कौन तरीका है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जहां जहां भी हम वॉल्यूम की बात किए हैं वो सारा कंसंट्रेशन का तरीका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, और जहां जहां हम वॉल्यूम की बात नहीं किए हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन के हमने बहुत सारे तरीके आपको बताए, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन। इन सब में आप देखिए कि कहां कहां वॉल्यूम आ रहा है, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। जिसमें जिसमें वॉल्यूम आ रहा है वो आपका टेम्परेचर उस पर एक फैक्टर के रूप में काम करेगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है उसमें टेम्परेचर कोई फैक्टर के रूप में काम नहीं करेगा। धन्यवाद, मैंने सबको एक बहुत ही शानदार तरीके से कंक्लूड कर दिया है। आप जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो को देखने और पढ़ने में। धन्यवाद आपका सहयोगी श्री सत्यम। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के चैप्टर्स को कवर करेंगे।